मैं जीऊं तो किस बहाने अगर तू साथ ना हो। अगर तुम ये चाहते हो कि संतुष्टि मतलब फाइनेंस से, पैसे से है, तो वो संतुष्टि नहीं है। कर्नल साहब की बैकग्राउंड कितने मतलब आशिक मिजाज में रहे हैं। नहीं रहेगा का मतलब ही है। आपको निशानेबाज बनना है, फौज बना देगी। आपको बॉक्सर बनना है, फौज बना देगी। आपको अच्छा स्पोर्ट्स खेलना है, फौज बना देगी। सब काम फौज कर देगी आपका। ना मैं फीस लेता हूँ, ना मैं दवा के पैसे लेता हूँ। डर तो जिंदगी में ना तब था ना अब है। हर आर्मी मैन के पीछे उसकी वाइफ का, उसकी माँ का बहुत बड़ा सेक्रीफाइस है। खून नहीं बहाना चाहते हो तो पसीना बहाओ। नमस्कार दोस्तों, माइक पे इंडिया में एक बार आपका दोबारा स्वागत है। आज मैं जिस शख्स के साथ ये पॉडकास्ट शूट करने जा रहा हूँ उसको शायद मैं एक वर्ड में नहीं बता सकता है कि वो क्या है। रियल एस्टेट के किंग भी है, फार्मा कंपनी भी चलाते हैं, कर्नल भी रह चुके हैं। तो डायरेक्ट बिना कुछ बताए हुए चलते हैं, उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। नमस्कार, मैं कर्नल डी.एन. झा, कर्नल डॉक्टर डी.एन. झा। बात उन दिनों की है जब कारगिल वॉर चल रही थी, 1999 की बात है ये जी। मैं इंटर्नशिप कर रहा था सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली में। जो दिल्ली की एक बहुत बड़ी हॉस्पिटल है, सफदरजंग हॉस्पिटल। लगभग सबको पता है। सबको पता है। हाँ। उस समय में तो 10,000 बेड होते थे, पता नहीं अभी कितने बड़े हो गए होंगे। उस हॉस्पिटल के सामने एक कॉलोनी है, गौतम नगर। मैं वहीं रहा करता था, छोटा सा रूम किराए पे लेके। तो उसमें मोबाइल नहीं हुआ करते थे और कारगिल वॉर चल रही थी। ठीक है। इंसिडेंट्स बताता हूँ कि मैं क्यों आर्मी में आया। हाँ, मैं वही पूछने जा रही थी कि आप जब डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे थे, जब आप वहाँ इंटर्नशिप कर रहे थे, तो फिर अचानक से आप आर्मी में कैसे ज्वाइन कर गए? तो सफदरजंग से जब इंटर्नशिप कर रहा था तो हम ना, मोबाइल तो होते नहीं थे उस जमाने में, तो घरों में बात करनी होती थी, तो पीसीओ में लाइन लगाया करते थे। तो एक दिन की बात है कि शाम को मैं पीसीओ में गया तो 2-3 लेडीज बात कर रही थी। एक ही फैमिली की 2-3 लेडी आई थी। एक अपने, मुझे लगा बातों से कि वो अपने हस्बैंड से बात कर रही हैं, और मुझे ये भी लगा कि उनका हस्बैंड एयरफोर्स में पायलट होगा। अच्छा। वो उनको समझा रही थी फोन पे, और देख के भी लग रहा था कि न्यूली मैरिड है, ओके। कि डोंट बी ए हीरो इन वॉर, ये मत भूलना। हस्बैंड को समझा रही थी, कर रही थी। समझा रही थी ट्रंकल पे होंगी कि तुम हीरो मत बनना, ये भी ध्यान रखना कि तुम्हारे पीछे फैमिली भी है। कि बड़ा इमोशनल सा वो मोमेंट था। तो मैं चुपचाप सुन रहा था। तो जो बातें उधर से आ रही थी वो तो मेरे कानों में नहीं आ रही थी, लेकिन मैं समझ रहा था कि वो उधर से वो कह रहा है, वो ऑफिसर, कि यार अगर कुछ हो गया ना तो गवर्नमेंट लुक आफ्टर कर लेगी, हमारा देख रेख कर लेगी, ठीक है। आप लोगों का भारत सरकार देख रेख कर लेगी, डोंट वरी। वो जो टास्क है वो तो करना ही है। ठीक है। फुल फ्लेज में वॉर चल रहा था उस समय, कारगिल का फुल फ्लेज में। मेरे दिमाग में आया कि यार क्या मोटिवेशन लेवल होगा बंदे का। मेरे दिमाग में होगा कि क्या मोटिवेशन लेवल होगा बंदे का। न्यूली मैरिड लेडी रिक्वेस्ट कर रही है कि हीरो नहीं बनना ज्यादा, उधर से वो कह रहा है कि नहीं, देश के लिए जरूरी है। मैंने कहा यार चलते हैं फिर, फौज चैलेंजिंग लग रहा है मेरे को। मैं यहाँ पे रोकना चाहूंगी। जैसे जिस मोमेंट के बारे में आप बता रहे हैं, सेम ऐसा मोमेंट हमें फिल्मों में ही देखने को मिलता है। और हम फिल्म देख के बहुत ज्यादा, ऐसे जो आर्मी से रिलेटेड जो भी फिल्म होते हैं वो देख के हम काफी ज्यादा इमोशनल होते हैं, प्राउड भी फील करते हैं। आज जब आपके मुंह से सुन रहे हैं तो मतलब कि ऐसा लग रहा है कि नहीं, ये सिर्फ फिल्मों में ही नहीं है, रियल लाइफ में भी ऐसे मोमेंट्स जो है हमारे आर्मी में जो भी सेवा दे रहे हैं, इनके लाइफ में ये डेली मुझे लगता है कि कभी ना कभी तो आता ही है ऐसा मोमेंट। तो उस समय अगर मेरा पहला मोटिवेशन देखोगे ना तो वही था कि मैं वही मोटिवेट हो गया था कि यार फौज चल रहा है, फौज में ज्वाइन करनी है। अब मूड चेंज हो गया एकदम से कि नहीं, डॉक्टरी करनी है तो फौज में करनी है। इंटर्नशिप के सीधे बाद हमने फौज ज्वाइन करी। फौज अभी भी कहता हूं, यकीन मानो कि उससे अच्छी कोई जॉब नहीं है दुनिया में, जॉब ही नहीं है आर्मी से बढ़िया। आपको यकीन नहीं होगा कि आपको ना इतना ओवरऑल ग्रोथ मिलता है वहां पे। एक सिपाही हो या एक जनरल साहब हो, मल्टीटास्कर होते हैं। और तुम जो आज बोल रहे हो मेरे बारे में, वो जब फौजी है, डॉक्टर को क्या लेना देना बाकी कामों से।
मैं इतने सारा काम एक साथ इसलिए कर पाता हूँ कि उधर से ना अच्छे से ढंग से सीख के आया कि जिंदगी को जीना कैसे है। इसको क्या मल्टीटास्किंग कैसे करते हैं ये फौज हमें फौज सिखाती है जी। इसको क्या डिसिप्लिन भी कह सकते हैं? डिसिप्लिन एक छोटा वर्ड है उसमें। मल्टीटास्कर होने के लिए डिसिप्लिन एक पहला स्टेज है, कोई डाउट नहीं है। ओके। बट आपको हर क्षेत्र का ज्ञान, जैसे मान लो मैं डॉक्टर हूँ, ठीक है, डॉक्टर का काम है डॉक्टरी करना, ठीक है, पेशेंट देखना, ये एक सिंपल काम है जो सबको ही कर रहा है। फौज क्या कराती है, आपको भेज देगी पेट्रोलिंग पे भी, आप चाइना के पेट्रोलिंग पे भी जा रहे हो, पाकिस्तान के पेट्रोलिंग पे भी जा रहे हो, आप पहाड़ों को भी चढ़ रहे हो, आप मोटरसाइकिल एक्सपीडिशन भी कर रहे हो, आप अपने पर्सन को संभाल भी रहे हो, आप लोगों को लुक आफ्टर भी कर रहे हो, आप उनके उनकी जान बची रहे इसके लिए भी कोशिश कर रहे हो, आप दुश्मन का कोई गोली ना लग जाए उसके लिए भी कोशिश कर रहे हो। तो डॉक्टर रहे कहाँ, आप तो पहले फौजी बन गए। ठीक है। डॉक्टरी तो चली गई साइड में। आपको ऐसे ऐसे इंसिडेंट सुनाऊंगा इस पॉडकास्ट में मैं आपको कि कैसे मौत से सामना होता है आमने सामने आदमी को। सब देखता है इंसान, ना तो घर याद आते हैं, ना माँ बाप याद आते हैं, ना बीवी बच्चे याद आते हैं। उस समय सिर्फ फोकस रहता है हर आदमी का। मैं तो एक सिंपल डॉक्टर हूँ, जो इन्फेंट्रियन हैं, जो इन्फेंट्री में काम करते हैं, उनको देखो, उनका जज्बा देखो। गोलियां साइड से निकल रही हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। दे आर रियल हीरो, दे आर रियल हीरो। इसलिए मैं कहता हूँ कहीं नौकरी करो उससे अच्छा फौज में नौकरी करो, अगर चांस मिले तो। हालांकि फौज जाना इतना आसान भी नहीं है। तो आज के जो युवा पीढ़ी है, जो हमारे अभी ऑडियंस है, देख रहे हैं, जिनको फौज ज्वाइन करना है, आर्मी ज्वाइन करना है, तो वो कैसे जा सकते हैं? क्योंकि पहले के ज़माने में आज के ज़माने में काफ़ी डिफरेंसेस आ गए हैं और आज के यंगस्टर जो है वो उतना इंस्टेंट ज़माने में इतना चाहते भी नहीं है कि आर्मी ज्वाइन करे, चाहे ये करे। तो हम उन्हें कैसे मोटिवेट कर सकते हैं आर्मी में ज्वाइन करने के लिए, या कि वो क्या ऐसा करे जो जाना भी चाहते तो कैसे जा मैं सकते? आपको बताता हूँ, 70-80% लोगों को पता ही नहीं है कि फौज आपको क्या दे सकती है, क्या नहीं दे सकती है। सबको लगता है कि वो अगर उनको एक ही चीज लगता है, नहीं फौज में पैसे नहीं है। अरे पैसे नहीं है, बट फौज आपको उस लायक बना देती है कि आप जिंदगी भर कभी बेरोजगार नहीं रह सकते। आप फौज की नौकरी छोड़ के भी अगर पैसे से ही लस्ट है तो पहली बात तो फौज में ना जाओ। ओके। अगर जरा सा भी जज्बा है देश के लिए, समाज के लिए, तो जाओ जरूर, बट रिग्रेट मत करना। तुम जब फौज छोड़ के आओगे ना, तुम्हारे पास इतने सारे ऑप्शन होंगे ना कि जो तुम्हारे दोस्त यार बाहर नौकरी कर रहे हैं ना, उनसे कई गुना ज्यादा भी कमा सकते हो। एक आध ऑप्शन बताइए। जैसे अब मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, छोड़ो जी। जब मैं फौज छोड़ा तो मेरी तनख्वाह थी उस समय 2,80,000 रुपया। अच्छा, आर्मी वालों की बहुत तनख्वाह मिलती है। इतनी भी तनख्वाह होती है? अरे इंडिया में सबसे ज्यादा सैलरी आर्मी के डॉक्टर की है लगभग, मतलब उसी लेवल पे। डॉक्टर की। हाँ, नहीं आर्मी वालों की भी होती है। ओके। नहीं सिपाही की थोड़ी, तभी सिपाहियों की भी ले लो। अब चलो मैं पहले अपने बताता हूँ। 2,80,000 2,80,000 के फेज में आपको फौज छोड़ना और फिर से जीरो से स्टार्ट करना, वो बड़ा मुश्किल हो जाता है किसी के लिए भी। फैमिली सेटल्ड है। आपने छोड़ा था या कि आपकी मतलब आपने रिटायरमेंट ले ली थी ना। हाँ। तो उसमें क्या होता है कि जब आप एक सेटल लाइफ जी रहे हो, फर्स्ट क्लास, सब कुछ आपके पास, तो बाहर तो फिर से आपको जीरो करना है। जीरो। बट फौज का एक अच्छी बात यह है कि पेंशन मिल जाती है, और पेंशन अच्छी है फौज में। आप एक जवान को भी देखोगे ना, आज भी कोई जवान ज्वाइन करता है ना, 50,000 के लगभग पा जाता है वो। उसकी क्या क्वालिफिकेशन होती है एक जवान की? 10वीं पास, 12वीं पास। अच्छा, डायरेक्ट एक ऐसा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन कि आर्मी में कोई ऐसा केस जो आप कभी भूल ना पाए हो? नहीं वो तो चलो बताऊंगा, अभी पहले बता देता हूँ एंट्री कैसे होती है फौज की, जो मैं आपने पूछा। ठीक है। तो एक तो OR की एंट्री होती है, जिसको जवान बोलते हैं, अदर रैंक्स, उसकी एंट्री होती है। तो 10वीं पास, 12वीं पास में जाते हैं लोग, जो देखते होंगे रैली वैली होती है, उनकी भी देखो जिंदगी कितनी सिक्योर है। आजकल एक नया आ गया अपना अग्निवीर, जिसके खिलाफ लोग बोलते हैं। हाँ। मैं मानता हूँ एक सबसे बढ़िया काम किया गवर्नमेंट ने। क्यों बताता हूँ? 17-18 साल का बच्चा चला जाता है फौज में, 22-23 साल में वो फौज छोड़ देता है, 5 साल करके। 22-23 साल में उसके पास 30-40 लाख का कॉर्पस हो जाता है पैसा। ओके। फौज देती है पैसा, फिर कुछ पैसा जमा कर लेता है, उसका खर्चा कुछ होता नहीं है फौज में,
सब कुछ उसको मिल जाती है फौज से। अब एक बंदा मुझे बता दो, इंडिया में कितने बच्चे हैं 22-23 साल के जिसके पास 30-40 लाख रुपए हैं? ना के बराबर। ना के बराबर, बिल्कुल अगर होंगे तो उसके बाप के पैसे होंगे, बिल्कुल। उसके तो नहीं हो सकते। बिल्कुल नहीं। बहुत बहुत या बहुत कम, कोई आईटी में चला गया, कोई बड़ा चल गया। बहुत कम है, चाहे आजकल सोशल मीडिया से बट बच्चे 10वीं कमा पास रहे हैं। 12वीं पास का बच्चा, हम्म, और अगर उसमें आईक्यू लेवल है तो वो उस पैसे से कभी भूखे नहीं मर सकता। वो आगे कोई बिजनेस कर सकता है, वो क्या कर सकता है, और वो किसी और कंपनी में जा सकता है, क्योंकि ऑलरेडी उसने सब ट्रेनिंग ले चुका है। हथियार फिजिकल स्ट्रांग है, मेंटली स्ट्रांग है, हथियार चलाना जानता है, सब कुछ जानता है वो। बिल्कुल बिल्कुल। उसको कहीं बैंक में, कहीं सिक्योरिटी गार्ड में, कहीं और उसको कहाँ मिल जाना है? ये पैसा उसके पास पहले से पड़ा है। जब उसकी शादी के टाइम आएंगे ना 25-26 साल, उसके बाद 50 लाख रुपए का मालिक रहेगा वो। तो इकोनॉमिकली तो उसको हो गया। अगर उसमें स्ट्रांग है तो आगे कहीं नौकरी पकड़ सकता है। बिल्कुल कहाँ खराबी है? पहले क्या होता था कि एक बार फौज में चले गए आप, तो मान के चलो कि आपने चाह के भी आप फौज नहीं छोड़ सकते थे। आपने करना ही था 20 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, फिर आप टूट जाते थे। कितना आप बाहर आके क्या काम करोगे? थक चुके होते हो। 20-25 साल अगर नौकरी कर ली तो थक जाते थे। बिल्कुल। अब तो ऑप्शन है ना यार, आइदर यू हैव टू कंटिन्यू, या तो आप उसमें कंटिन्यू करो और छोड़ दो। छोड़ के अपनी किस्मत बाहर आजमा के देख लो, क्या पता आप बहुत अच्छा कर सकते हो। बिल्कुल। अब तो आपके पास पैसे आप भी तो है। ट्रेंड आर्मी हो यार। इंडिया में कितने लोग ट्रेंड है? और आप सबसे ट्रेंड बड़ी हो। बात है कि आजकल जो जैसे बच्चे बहुत भटक रहे हैं, गलत रास्ते पे जा हाँ, रहे हैं, वो बच और जाता है। आर्मी में जाने से वो एक डिसिप्लिन, हाँ। मैच्योर, मतलब कि एक पर्सनालिटी 4 बजे उठना है आपने। उनकी ग्रोथ हो रही है। गवर्नमेंट तो सारा कुछ आपको दे रही है, आपके पास बैंक बैलेंस भी आ गया, आपने सब कुछ सीख भी लिया, किसी भी फील्ड में आप आगे काम मैं कर सकते आपको हो। एक चीज बता दूं क्रस आर्मी का एक लाइन में, कि ये वो नौकरी है जहां आपके खुद के फिट होने के लिए सरकार पैसा देती है। सही ये बात वो है। नौकरी है बिल्कुल बिल्कुल जहां आपको फिट होने के लिए, बिल्कुल। आप स्वस्थ रहें, इसके लिए फौज, गवर्नमेंट आपको पैसा दे रही है। भाई सुबह उठ के दौड़ना है, सुबह उठ के अपना काम करना है, फिर शाम को गेम खेलना है, फिर शाम को अपने लोगों यार दोस्तों के साथ बैठना है। आपको कहाँ मिलता है इतना लाइफ कहाँ मिलता है यार? खाना मिल रहा है फर्स्ट क्लास आपको अपना हथियार चलाने का शौक है, हथियार चलाने की है, गोलियां कौन गिनता है फौज में? आपको निशानेबाज बनना है, फौज बना देगी। आपको बॉक्सर बनना है, फौज बना देगी। आपको अच्छा स्पोर्ट्स खेलना है, फौज बना देगी। सब काम फौज कर देगी आपका। आपको कुछ नहीं करना, आप अपने फील्ड को चुनो बस। कह सकते हैं कि हर माँ बाप को अपने बच्चों को जरूर भेजना चाहिए, जो अग्निवीर स्कीम में अभी जो चला हुआ है। अगर इंडिया में अगर पॉपुलेशन कम होता है ना, तो मैं तो कहता हूँ कि कंपलसरी कर देना चाहिए। मेरे ख्याल से अग्निवीर वाला ये जो फॉर्मेट है शायद किसी और इजराइल में भी शायद है ऐसे। देखो क्या होता है मृत्युंजय, जो बाकी की कंट्री है ना, मुट्ठी भर जनसंख्या है उनकी, तो उनको तो जाना लाजमी है, कंपलसरी है, लाजमी है, मजबूरी है यार, क्योंकि हर बच्चा आर्मी को तो देश को सुरक्षा बट हम तो मतलब इतनी बड़ी जनसंख्या के देश हैं, अब इनमें सबको डालना तो मुश्किल है। हम कितनी बड़ी फौज बना देंगे? एक नॉर्म्स भी होता है, एक यूएन का नॉर्म्स भी है कि इससे ज्यादा फौज नहीं रख सकते हो आप, हर देश पे लागू है वो। अच्छा हाँ जी, ऐसा ये नहीं है कि आप मर्जी से 1 करोड़ फौज रख लो, ऐसा नहीं होता। अच्छा हाँ। ये फर्स्ट मुझे फर्स्ट टाइम पता चला कि इसकी भी क्राइटेरिया है, हाँ, मिनिमम और मैक्सिमम, वरना आप तो छोटे कंट्री को रगड़ के खा जाओगे। अच्छा, सबके अपने हिसाब से, उनके पॉपुलेशन के हिसाब से। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि हर कंट्री की एक क्राइटेरिया है, लिमिटेड, गवर्नमेंट एक मैक्सिमम इतना ही आर्मी बना सकते हैं। हाँ, एक नॉर्म्स बना रखा है कि भाई इतनी मिलिट्री होगी, इतनी पैरा मिलिट्री होगी, ऐसे ऐसे इतने सिपाही होंगे, इतने, सबको एक डिफाइन है यार, ऐसे नहीं मर्जी की मालिक। पॉडकास्ट कितना अच्छा है कि केवल आप लोगों को नॉलेज नहीं दे रहे हो, ये नॉलेज हमें भी नहीं था, हम खुद भी सीखते हैं, खुद भी सीखते हैं पॉडकास्ट के थ्रू हम खुद भी बहुत उस हिसाब से है। हमारे पास भी फौज है, 12 लाख फौज पड़ी हमारे पास। एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन पूछूं आपसे, आर्मी का पहला दिन में आपको मतलब डर ज्यादा था कि एक्साइटमेंट ज्यादा थी? डर तो जिंदगी में ना तब था ना अब है। सुनो, मतलब मैं समझ गया, बता रहा हूँ आपको। एक्साइटमेंट 100%, सिर्फ क्या पता है किस चीज का, कि देखना है क्या होता है अंदर। अच्छा, वो तो 99 में सुन लिए थे फोन पे, हाँ, से एक्साइटमेंट देखना है कि क्या होता है अंदर। कभी कभी आदमी फैमिली से प्रेशर थोड़ा चुभता है फौज में, कोई डाउट नहीं है। कोई अगर कह रहा है कि नहीं है, तो जैसे एक इंसिडेंट बताता हूँ, मैं 2005 की बात बताता हूँ जी। मेरी माँ ने मुझे कहा कि छठ में घर आना। तुमको पता है बिहार के लोग छठ कितनी बड़ी फेस्टिवल होती है, कितनी बड़ी, उसका भाव समझ सकता हूँ। तो मैं उस समय पोस्टेड था सिक्किम में, नाथुला में। ओके।
तो मैंने अपने सीईओ को बोला, मैं नाम तो नहीं लूंगा सर का, सर को बोला कि सर घर जाना है, छुट्टी, मेरी छुट्टी बची हुई थी, वो भी देखेंगे मेरी podcast छुट्टी में। बची हुई थी। तो उन्होंने बोला क्यों, क्या हो गया? मैं कहा सर छठ दिवाली में घर जाते हैं सारे बिहारी, तो माँ ने बोला कि तू भी आ जा। तो उन्होंने बोला कि कब है दिवाली छठ? तो मैंने कहा 5 उस समय 5 नवंबर या 5 अक्टूबर ऐसे ही थे, याद नहीं है, को है। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, 6 को टिकट ले ले। ठीक है। 5 को छठ है और तो 6 को टिकट ले लेते। अच्छा, मतलब एक दिन बाद। हाँ, मतलब उनका क्लियर ऑर्डर था कि हाँ। नहीं जाना है। ओके, और तू यकीन नहीं मानेगा, उन्होंने मना नहीं किया, लेकिन तरीके से मना किया। तू यकीन नहीं मानेगा, मैं दोबारा 20 साल हो गया, मैं कभी छठ में घर नहीं गया। अच्छा, 20 साल अन्ना मैंने किसी को रिक्वेस्ट की कि मुझे जाने दो। मैं तुरंत समझ गया कि क्या हुक्म, क्या चीज होती है। उन्होंने मेरे को सिंपली बोल दिया कि बस 6 को टिकट ले ले, बात खत्म, 5 को छठ है। तो कुछ जो समझदार के लिए सारा काफी है। मैं दोबारा मांगा ही नहीं किसी से छुट्टी कि मुझे छठ में जाना है, और आज भी नहीं गया। अब मैं यहाँ काफी पॉपुलर हूँ, समाज सेवा करता हूँ, तो अब मैं चंडीगढ़ में जाता हूँ छठों में, हर जगह बुलाते हैं लोग, गेस्ट जाते हैं। हाँ हर जगह बुलाते हैं। अब जाते हैं। मैं हाँ नहीं, अब खरड़ में चंडीगढ़ में भी जाता, 20 बार चंडीगढ़ गया। जी। अच्छा, 46 एक सेक्टर में। सारे क्वेश्चन तो बहुत सारे होंगे, लेकिन एक मजेदार सा किस्सा कुछ आर्मी का सुना है जो सुन के मतलब दर्शक को मजा आ मजेदार जाए। नहीं, आपने एक बीच में एक चीज रोक दी थी कि कैसा आपको लगा फौज में जो आप भूल नहीं पाते हो, वो इंसिडेंस बताओ। ऐसा कोई सर्जरी जो आप कभी सर्जरी नहीं, या इंसिडेंट, इंसिडेंस जो कुछ भी है। 2005 में मैं पोस्टेड था, इन्फेंट्री यूनिट थी 14 जैक राइफल। 14 जैक राइफल आई थी ना, तो उनका था सीईओ का मन कि हम कंचनजंगा सबमिट करनी है, ओके, जो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी चोटी है जी। तो उन्होंने प्लान बनाया, हम भी उसके हिस्से थे। डॉक्टर को जाना ही था, चले गए। उससे एक हफ्ते पहले, मतलब हम जा रहे थे 1 अक्टूबर को 2005 को, और 24 सितंबर 2005 को इसी पंजाब पुलिस के स्पोर्ट्स कोटे के जो लोग होते हैं, स्पोर्ट्समैन टीम, स्पोर्ट्स टीम, 5 लोग उसमें मरे थे। और मना किया गया था कि नहीं, हम जब वहां पहुंचे गैंगटॉक, तो मना किया गया था कि छोड़ा जा सकता है, मतलब ना करें एक्सपीडिशन, क्योंकि अभी तुरंत लोग मरे हैं, 5 लोग मरे थे उसमें। हमारे सीईओ को बुला के वो डेड बॉडी भी दिखा दिया गया था। ओके, बट सीईओ ने कहा कि नहीं, अब हमने ठान लिया है तो ठान लिया। एसके शर्मा सर थे, उन्होंने बोला कि यार चलना है, बस चलना है, बस चलना है। और जहां ये कैजुअलिटी हुई थी, कंचनजंगा की एक चोटी है चुमोइमो, जिसको रानी बोलते हैं हिंदी में, जी, ठीक उसके सामने कंचनगियो है, जिसको राजा बोलते हैं। ओके, चुमोई, अच्छा, जो लोग 5 लोग मरे थे वो सब 2-2 3-3 बार एवरेस्ट सबमिट करके आ चुके थे। ओके, आने के बाद एक्सीडेंट वो मतलब इतने वो लोग एक्सपर्ट थे जी। जो एवरेस्ट के लिए तो सबसे हाई लेवल का जो एक्सपर्टीज, वो कहाँ जाके कैजुअलिटी हुई, चुमोइमो में। और चुमोइमो से भी थोड़ा पिक ज्यादा था, इसका 22,500 फिर था, जिसपे हम जाना चाह रहे थे। कंचनजंगा। वो मेरी जिंदगी का शायद सबसे टफ टाइम था। 1 अक्टूबर 2005 से लेके और 17 अक्टूबर या 16 अक्टूबर, कुछ ठीक से याद नहीं है, वो 15-16 दिन तो समझो कि रोज ही मौत देखता था इंसान। उस ठंड में -40, -50, 52, उसी में एवलांच आ रहे थे। और उसमें जो चैलेंजिंग था वो ये था कि जिस पहाड़ी को हमने चुना था वो वर्जिन पीक था। वर्जिन पीक का मतलब होता है उस पर कभी कोई सबमिट किया ही नहीं था। और मृत्युंजय वो सबसे टफ होता है, क्योंकि आपको रास्ता ही नहीं पता होता है कि कहाँ पे क्रेविसेस है, कहाँ पे क्या है, हाँ क्या रास्ता है। बिल्कुल वर्जिन, उस पर आपको चढ़ना पहली बार है। बाकी वो मतलब एवरेस्ट में क्या है कि रास्ता बना हुआ है, सदियों से लोग जा रहे हैं आ रहे हैं, तो बना हुआ है उसका। तो ज्यादा हीरो नहीं बनोगे तो चढ़ जाओगे आराम से।
बट जहां नहीं है रास्ता वहां रास्ता बनाना। और इतनी जबरदस्त मीडिया कवरेज हुई थी उस समय, क्योंकि 105 साल से उस पर कोशिश की जा रही थी। और आपकी टीम ने वो हमारे successful- टीम जिसके हम भी मेंबर थे, जिसके अवार्ड्स मेरे हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं। वहाँ तो मैं देखा हूँ हाँ, काफी बहुत सारे आगे बढ़े अवार्ड आपके हाँ। हॉस्पिटल। अभी जैसे कि आपने इंक्लूड किया आपके हॉस्पिटल में, दैट मीन्स कि अभी आप एज ए डॉक्टर हाँ, मेरा हॉस्पिटल भी है, ओके। डीवी अभी आएगा उस टॉपिक पे, लेकिन कर्नल साहब एक बात, आपको कर्नल बोलो डॉक्टर बोलो क्या जो करूं? मर्जी बोलो यार, मैं कर्नल ही बोलूंगा। बेटर है कर्नल बोलो, जी। क्योंकि हमारे यहाँ फौज में क्या रूल है, नहीं रूल है एक, हाँ, डॉक्टर को डॉक्टर कोई नहीं बोलता, ओके उनके रैंक से बुलाया जाता है। ओके। तो यहाँ कंफ्यूजन हो जाता है कि भाई आप कर्नल हैं तो डॉक्टर कैसे बन गए हैं? ये थोड़ा क्लियर करेंगे आप? बताता एक हूँ बार? हाँ, बताता हूँ। क्लियर फौज में ना अलग अलग डिपार्टमेंट समझो, जैसे कोई एएससी वाले हैं तो उनका काम है रोटी कपड़ा मकान का इंतजाम करना, उनका काम है। हेल्थ में है तो जैसे डॉक्टर का काम है, वैसे लड़ने वाले का अलग फौज होती है, इन्फेंट्री फौज अलग होती है। ऐसे एयरफोर्स में भी अलग अलग विंग्स हैं, एयर फाइटर्स अलग हैं, ग्राउंड पे काम करने वाले अलग हैं। वैसे ही लेकिन ऑफिसर जो भी होगा उसको रैंक सबका बराबर होता है आर्मी में। जैसे मतलब आप कपड़े रोटी कपड़ा मकान का अरेंज करते हो तो भी आप कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर बनते हैं। ऐसे ही डॉक्टर में भी बनते हैं। हम डॉक्टर कभी नहीं लिखते, सिर्फ हमारा AMC लिखा होता है, आर्मी मेडिकल कोर। ओके ओके। उससे हम पहचान जाते हैं कि ये डॉक्टर साहब है। ओके। बाकी सबका सेम रहता है। मतलब हेल्थ चेकअप आप कर रहे हैं तो डॉक्टर एक ऐसे लोग बोलना शुरू कर देते हैं कि health नहीं डॉक्टर बोलते ही नहीं फौज में। फौज में नहीं, डॉक्टर- नहीं करो। नहीं बाहर बोलते हैं, आप- बाहर बोलते हैं, हाँ, बाहर बोले, हाँ। बाहर तो बोलते ही हैं, बाहर तो बोलेंगे ही बोलेंगे। ठीक है, ठीक बट हम अगर एक बार आर्मी में चले गए तो पहले रैंक, ओके बाद में डॉक्टर। और एक AMC है। कर्नल हैं, मेजर हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल हैं, ठीक है, ब्रिगेडियर हैं, ये रैंक हो गए। ठीक है, जैसे मैं लिखता हूँ कर्नल ब्रैकेट में डॉक्टर, ठीक ब्रैकेट में डॉक्टर, ठीक है, ठीक है। फिर डीएनजा। इसमें भी क्या होता है, क्या क्या तो बोलते हैं फिजिशियन, सर्जन। वो डॉक्टर जैसे बाहर डॉक्टर वैसे डॉक्टर वो भी है। आप क्या थे? जैसे फिजिशियन थे ना, अच्छा, तो वैसे वहां भी हैं, जैसे बाहर हैं, डिग्री वही है जो बाहर है, सिर्फ रैंक मिल जाता है क्योंकि आप देश के लिए सर्व कर रहे हो। अच्छा, कोई डॉक्टर की ऐसी कोई आपका कोई एक ऐसे स्टोरी कि कोई केस आपके पास आए हो, आपने फुल कोशिश की हो, बचा ना पाए हो, जिससे काफी अफसोस आज तक हो? 2 इंसिडेंट ऐसे थे जिसमें मैं फौज की तो नहीं, मैं पोस्टेड था 2018 में, जब हम वर्ल्ड हाईएस्ट फील्ड हॉस्पिटल बनाए थे, दुनिया का हाईएस्ट फील्ड हॉस्पिटल। ओके ये बना था लद्दाख में। ओके मृत्युंजय इसको ध्यान से सुनना है, बड़ा इंसिडेंट अच्छा है। उसमें ना घूमने लोग आते हैं, सिविलियंस लद्दाख में जाते हैं घूमने। जी। अब ज्यादातर लोग तो पता ही नहीं चलता है कि प्रोटोकॉल क्या है घूमने का, कि भाई 3 दिन पहले 4 दिन आराम करना है फिर निकलना है। वो तो ऊँट पे चढ़ के आते हैं, एक दिन में सब घूम के चले जाएंगे लद्दाख में। हाँ, लद्दाख में या कहीं भी। बट लोग ना ऐसा नहीं करना चाहिए। 2 जल्दी में जाते हैं, जल्दी घूम, उनके पास टाइम कम होता है और घूमना सब होता है। तो वो लेह में लैंड करते हैं और सीधा पहुंच जाते हैं ऊपर लद्दाख में चोटियों के ऊपर। हमने जो 2 इंसिडेंट देखा अपने वहां पे, मेरी टेन्योर थी 3-3.5 साल की, सिविलियंस की डेथ, लेडीज की, वो मैं भूल नहीं पाता। पूरी टीम आए थे महाराष्ट्र से, पूरी टीम आई थी, पूरी टीम आई होगी उनकी, टूरिस्ट थे वो महाराष्ट्र के, और एक लेडी थी वो सरवाइव नहीं कर पाई। वहाँ क्या होता है पता है, वहाँ पे 10 कदम चलना भी मुश्किल है, ऑक्सीजन की भी दिक्कत है वो। वही इसी वजह से ना हाइपोक्सिया हो जाता है ना। तो वहाँ पे ना ब्रेन में, जिसको मोटे भाषा में समझाऊं तो पानी आ जाता है, छाती में पानी हो जाता है, हैको हो जाता है। तो वो लेडी जो मेरे पास आई तो ब्रॉड डेड थी, बट लोगों को नहीं पता था, वो गाड़ी वाला ड्राइवर लगा दिया सिविलियन। वो जो मैंने देखा कि सोचा ही मैंने यही कि एक साथ चले होंगे घर से सारे के सारे, अब इसमें से 2 कम होके जा रहे हैं। आने के समय मस्ती कुछ नहीं कर सकते थे हम। अफसोस था कि जहां पे हम भी बैठे हुए थे वो ऑलरेडी ब्रॉड डेड ही आई थी, बट अगर होता भी ना तो उस सिनारियो में वो हॉस्पिटल में बन ही रहा था। अब तो गवर्नमेंट ने काफी फैसिलिटी कर दी, हमने पूरा कंप्लीट करके हॉस्पिटल बना के तब हम आए थे तब। तो वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो,
गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी उसका नाम है कि वर्ल्ड हाईएस्ट फील्ड हॉस्पिटल। फील्ड हॉस्पिटल अच्छा लद्दाख में। फील्ड लद्दाख में से ऊपर जाओगे ना तो जगह है वहाँ पे ALG के सामने। तो अब तो वहाँ आर्मी पे क्या है कि खबर कोई भी जा सकता है नहीं वहाँ? नहीं, घूमने को तो कोई भी घूमता है ना यार, अच्छा बट रोड से घूम रहे हैं ना आप। ठीक है। जैसे गुरु डोंगमार जाना है सिक्किम में तो वहाँ हर कोई जाता है ना, बट रास्ते में तो आर्मी हर जगह बैठी है ना। ठीक है। उन किसी को कुछ होता है तो लोग कहाँ जाएगा, फिर आर्मी के पास ही आता है ना। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। तो आर्मी ये तो मना नहीं करेगी हम सिविल इलाज नहीं करेंगे, आर्मी तो पब्लिक सर्वेंट तो ही है। करेगी। तो उस चक्कर में ना वो जो डेथ मेरे दिमाग से हटता नहीं है वो, अभी भी कि कभी इसको हाँ इसको रोका जा सकता था, सिर्फ इसलिए वो मर गई कि उसको ठीक से ब्रीफ नहीं किया लोगों ने ओके कि भाई जाना है तो कितने दिन कहाँ रुकना है, फिर एक्लेमेटाइजेशन बोलते हैं उसको, कहाँ कहाँ एक्लेमेटाइज करना है वो पता होना चाहिए उसको। तो ये वो दिमाग से हटता नहीं है वो। बता रहे हैं घूमने के तरीके, तो ये सिर्फ मतलब कि कुछ क्रिटिकल एरिया में ही हो गए, जैसे लद्दाख हो गए, तो कश्मीर। हाई एल्टीट्यूड है ना बेटा, कि हर जो हाई एल्टीट्यूड है वहाँ है, यहाँ पे सांस की दिक्कत है। समतल वगैरह पे तो नहीं होता। समतल में कैसे होगा, वहाँ पे आपको ऑक्सीजन मिल रहा है ना पूरा, वहाँ से नहीं मिलता ना ऑक्सीजन। जी जी, वहाँ तो ऑक्सीजन ऐसे ही नहीं है। जैसे मुझे ही लो तो मेरी एक दो चीजें मेरी बिल्कुल कमजोर हो गई है। मैं 6-7 साल रहा हूँ ILT में, हाँ लगभग 6 साल से 3 साल सिक्किम में रहा हूँ, 3 साल लद्दाख में रहा हूँ। तो मेरी खुद की समझो तो मेरी 2 मेमोरी लॉस हो रखी है। जैसे मुझे नंबर सेंस नहीं याद नहीं रहता। अच्छा हाँ इतना नुकसान भी उठाता है इंसान, ऐसा नहीं उठाता है। नंबर सेंस याद नहीं रहता, दूसरा नेम सेंस भी मेरा डिलीटेड है, मैं नाम भूल जाता हूँ। लेकिन मैं और कभी कभी मेरा इतना एम्बेरसिंग हो जाता है इसको लेके आजकल भी, जिसे कोई शख्स मिल के गया और महीना दिन बाद आया तो मैं भूल जाता हूँ उसका नाम। और ये उसका उसको क्या लगता होगा कि कर्नल साहब इगोइस्टिक है, या कर्नल साहब भूल गए। नहीं मतलब मेरी वैल्यू नहीं कर रहे हैं। वैल्यू नहीं कर रहे। हकीकत ये है कि मैं उनको नहीं याद रहता। अगर आप मुझसे रोज ना मिलो लेकिन तो मैं भूल जाता हूँ। एक चीज और बताइए, ऑलमोस्ट 3-3.5 साल पे आपको मैंने कॉल किया था, तो मेरा नाम आपको कैसे याद था? मोबाइल में फीड था ना। अच्छा, नाम से ही फीड था। अरे कैसे याद रहेगा, मोबाइल में नाम फीड है ना। अच्छा अच्छा, भाई पेशेंट का नाम तो फीड होता ही है, आकाश का जो पेशेंट नजदीक है उनके नाम फीड होते हैं ऊपर से आपके घर के आसपास। हाँ जो अरे भाई तो मैं भूल जाता हूँ। और ऑफिस में इसीलिए मैं अपने बेटे से कहता हूँ उत्कर्ष तू पास में रहा कर, आज भी मैं उसको नहीं लेके आया ठीक है, मैं वरना मेरे साथ ही रहता है अक्सर। वो याद दिलाया था कि पापा ये वो सर वहाँ मिले थे आपको, मैं भूल जाता हूँ। मैं देखिए इतना बड़ा कभी कभी मतलब आदमी को उसका पे भी करना पड़ता है। 2003 से मैं यहाँ पंजाब में रह रहा हूँ, चंडीगढ़, लेकिन सिर्फ एक लौता आपके जो मेरे को मृत्युंजय बोलते हैं, वरना सब लोग ओझा जी बोलते हैं। सिर्फ आप एक बोलते हैं। मृत्युंजय बोलना पंजाबियों के लिए थोड़ी मुश्किल वर्ड है ना, इसीलिए स्पेलिंग में लिख पाते हैं उसको, मुश्किल है ना बेचारों का। हाँ मुश्किल है उनको, उनका प्रोनाउंसिएशन मुश्किल है मृत्युंजय बोलना। एक चीज और, सियाचिन के बारे में थोड़ा पूछना चाहूंगा। मैं न्यूज वगैरह में देखता हूँ कि वहाँ माइनस टेम्परेचर 50-60 से जहाँ भी वर्ल्ड हाईएस्ट हॉस्पिटल बनाया था मैंने, ऐसी जगह पे कभी आपकी भी पोस्टिंग नहीं वो इक्विवेलेंट था। या तो देखो होता क्या है कि आपने जनरली एक ही टेन्योर काटते हैं डॉक्टर कहीं भी हाई एल्टीट्यूड के, लगभग ऑलमोस्ट 15 साल के अंदर में 20 साल हो जाए फिर एक और मिल जाएगा ISCO। तो सियाचिन जाने के लिए आपका फिटनेस तो जरूरी हो ही है। मेरी किस्मत ठीक नहीं थी कि मुझे मौका नहीं मिला उधर, तो मुझे उसी के इक्विवेलेंट मिल गया लद्दाख और सिक्किम जो सेम हाइट पे थी। सियाचिन में हर पहाड़ी बहुत ऊंचा ऐसा नहीं है, पर सियाचिन टफ तो बहुत है। वैसे ही टफ बाकी जगन्नाथ भी टफ है, अब तो रोड बन गए हर जगह, वैसे ही लद्दाख भी बहुत टफ है। आप लद्दाख को समझो कि कोल्ड डेजर्ट है, वो वहाँ टाइम से हवा चलती है, यकीन नहीं मानोगे, पहाड़ों में टाइम से हवा चलती है। जैसे ही आप लंच कर लोगे 1:30-2 बज जाएंगे, हवा चलनी शुरू हो जाती है। और ऐसी हवा जो कान को भी ना लगे कान का पर्दा फाड़ दे, इतनी जोर की हवा चलती है, धूल रेत स्नो उड़ती रहती है। एक छोटा सा और मेरे क्वेश्चन एक है आपसे। टफ टेरेन है, मुश्किल दिक्कत है। एक थोड़ा सा फनी क्वेश्चन है, ये कंफ्यूजन है लेकिन थोड़ा फनी भी कह सकते हैं। आर्मी में आज के डेट में लड़कियां भी, अब आपके टाइम पे थी कि नहीं? आपके आर्मी में भी तब भी आर्मी में शुरू से जो डॉक्टर हैं, ठीक है, डॉक्टर में लड़कियां होती थी शुरू से ही। तो एक चीज मेरे को और बताइए, क्या आर्मी में भी ये अफेयर्स वगैरह ये सब वगैरह कुछ थोड़ा ताक झांक है, जैसे कॉलेज लाइफ वगैरह में हॉस्टल वगैरह ऐसा कुछ उसमें? आर्मी में देखो बात उसमें स्ट्रिक्ट है सारा कुछ। आर्मी में क्या होता है, जो लड़कियां हैं वो लड़की ऑफिसर हो या किसी की फैमिली हो, जिसे तुम सुन के हैरान हो जाओगे
कि सपोज करो कोई जनरल साहब है, उनसे बड़ा कोई पोस्ट नहीं है ठीक है। आर्मी में, और कोई जवान की वाइफ भी आ जाती है, तो जनरल साहब ने खड़े हो जाना है। ओके, ये तुमको दुनिया की किसी नौकरी में नहीं मिलता है। क्या बात है। एक्चुअली ये रिस्पेक्ट जो लेडीज का आर्मी में है, अब जैसे मैं सीओ हूँ मान लो, और मेरे साथ कोई लेडीज आ गई किसी जवान की कोई कंप्लेन लेके या ऐसे ही मिलने, ठीक आई हैव टू स्टैंड, मुझे खड़ा होना होगा, चाहे आप कितने बड़े पोस्ट हाँ। पे कुछ भी हो। मैं कहा जनरल से बड़ा कोई पोस्ट नहीं है। क्या बात है, तो बहुत बड़ी तो ये- डिसिप्लिन हो गई। अगर माँ आ जाए तो भी, मतलब लेडीज आ गई घर में, लेडीज जी, फीमेल जो बेटी नहीं, माँ और वाइफ अगर आ गई तो आपको खड़ा होना है, बिकॉज खड़ा होना है आपको। वो सबसे ज्यादा सेक्रीफाइस किए हैं। हाँ, That's why. क्योंकि इन्होंने समझा कि हर आर्मी मैन के पीछे उसकी वाइफ का, उसकी माँ का सेक्रीफाइस होना, मतलब बहुत बड़ा सेक्रीफाइस है, बहुत ही बड़ा। माँ को तो मजबूरी में चलो भेजना पड़ा, लेकिन जो शादी करके आ रही है वाइफ, वो तो जानबूझ के आ रही है ना, वो ये चूज करके आ रही है ना। तुमको कहीं नहीं मिलेगा, किसी भी नौकरी में नहीं मिलेगा। इसीलिए जो तुमने बोला ना कि ताक जाके कोई नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता है। हाँ, अगर किसी का अपना ही मन है कि किसी से शादी करने का, शादी तो करना ही नहीं किसी ने किसी से। आर्मी में 2-3 चीजें और बड़ी अच्छी है। 2 ही चीज जो 2 जगह मैं जानता हूँ, एक तो बॉलीवुड जानता हूँ और एक फौज जानता हूँ, जहाँ कोई जातिवाद नहीं है, कोई धर्म का उन्माद नहीं है, इक्वल है सारा, है ही नहीं। बिल्कुल। अच्छा, है ही नहीं। जैसे मान लो मैं अगर सिख हूं और मैं सीओ हूं किसी मुस्लिम पलटन का, जम्मू कश्मीर राइफल है, कुछ भी है, और वहां मस्जिद है, तो मुझे नमाज पढ़ना है। अच्छा, हाँ, आप मना नहीं कर सकते। जैसे हम अगर हिंदू हैं और किसी मस्जिद, किसी ऐसे पलटन को कमांड कर रहे हैं जिसमें ज्यादा संख्या मुस्लिम की है, तो हमें नमाज पढ़ना है। सेम अगर मुसलमान हो तो उसको, जैसे मुसलमान कोई आ गया तो मंदिर में जाना है, उसको टीका भी लगाना है, उसको मना नहीं कर सकता। मना करने पे कोर्ट मार्शल होगा उसका। ओके, क्या बात है, ये भी नहीं पता बहुत था। सारे नए चीजें आज आप मना नहीं कर सकते उसको। ये नहीं कह सकते कि मैं मेरे धर्म का नहीं है, आपका अपना धर्म अपना अलग करो, बट वहां नहीं कर सकते। धर्म कर्म नहीं, कुछ नहीं, वहाँ बस एक ही आर्मी मतलब आर्मी, बस देश। और सबसे बड़ा धर्म ये तुमको हार्डली आश्चर्य होगा कि मुसलमान भी वहां मंदिर जाते हैं और हिंदू भी मस्जिद जाते हैं। बहुत बड़ी बात है। और मस्जिद जाना ही नहीं है, नमाज पढ़ना है, आपको पता होना चाहिए। जैसे सिख वाले जो हमारे साथ थे, तो गुरु जी जो उनको क्या बोलते थे, बाबा बोलते थे, तो वो हम वाहेगुरु का फतेह, वाहेगुरु का खालसा हम करते थे। हाँ, करते थे, बिल्कुल वही नॉर्म्स जैसे गुरुद्वारा में होता है वही वहां भी होता है, वही लंगर वहां भी चलता है। अगर आप सिख पलटन कमान कर रहे हो तो क्या मतलब आपको, इसलिए सबको पता, इसीलिए सबको सब पता होता है। ये तो बहुत बड़ी सीख है, मतलब जो आज जो इतने लोग धर्म ये तो लेकर चलो, ये तो बेवकूफ। अच्छा, मैं ये नहीं बोल सकता, ये सब दुनिया को बेवकूफ बनाने वाले लोग हैं, इनकी बातों में नहीं आनी चाहिए। पार्ट ऑफ बिजनेस है, बंदों को इनमें आना ही नहीं चाहिए। मैं कहता हूँ आना ही नहीं चाहिए, इन चीजों में आना ही नहीं चाहिए। एक चीज और जानना चाहूंगा, इसीलिए जो हम पहले ही बोले थे ना कि हर माँ बाप को मुझे लगता है कि अग्निवीर स्कीम का वो फायदा उठाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। आर्मी में चाहे बंदा कुक हो, चाहे जैसे आप डॉक्टर भी थे, डॉक्टर हो, चाहे किसी भी डेजिग्नेशन पे हो, उसको मैंने सुना है कि उसको ट्रेनिंग जरूर दी जाती है हथियार चलाने की। सब कुछ होता है उसको। भाई गोली जब चलती है, लड़ाई जब होती है, तो थोड़ी कहेगी डॉक्टर साहब को नहीं लगनी है। बम गिरेगा तो थोड़ी कहेगा डॉक्टर साहब को बम नहीं गिरना। बॉर्डर पे आप जाना होता है, जाता ही जाता है यार। अच्छा, आपने कभी अपने लाइफ में? नहीं, हमारे टाइम में लड़ाई नहीं थी। हमारे टाइम में JNK में जो आतंकवादियों की थी वो तो होती रहती थी। तो मैं तो JNK में भी काफी दिन सर्व किया हूँ, लगभग मान के चलो 6 साल। सर, डेली मैं देखता हूँ कि आपके व्हाट्सएप स्टेटस पे डेली शायरी वगैरह बड़े अच्छे आप बोलते हैं और उस पर वीडियो बना के लगाते हैं। तो ये शेरो शायरी के शौक कैसे हुआ, इसका राज क्या है और कैसे करते थे? एक दो शायरी हो जाए, कुछ थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए इसके बारे में। बिल्कुल। शायरी का शौक ना शुरू से ही है। देखो हम ना क्लास 1 से लेके क्लास 10 तक, उस समय 10 तक ही होती थी, बाकी कॉलेज में होते थे। 11 12 +1 +2 हमारे होते थे कॉलेज में। हमारे टाइम में हम पढ़े हुए थे बॉयज स्कूल में, और बिहार के एक बेहतरीन स्कूलों में से एक आता है KR हाई स्कूल। मेरे 3 साल सीनियर थे ये मनोज वाजपेयी। अच्छा, उसे अच्छा चलो, अभी जो ED के भी जो चीफ है वो भी क्या हमारे स्कूल के ही हैं। तो हमारे स्कूल में जनरली ज्यादा ही अच्छे बच्चे हैं, तो मुझे मत देखना, अच्छे बच्चे हैं, ठीक है ना। तो जब हम 11वीं में गए कॉलेज में, तो वहाँ को एजुकेशन हुआ।
ओके। तो लड़कियां देखने को मिली पहली बार ठीक है। भाई साथ में पढ़ने के लिए। हम्म। मेरी जिंदगी की जो पहली शायरी मैंने लिखी थी वो लिखी थी 11वीं क्लास में। वो सुनाएंगे, याद है? याद है याद है याद है याद सुनाइए, है फिर आगे बात पहले याद मुझे है सुना दीजिए। कि तेरी मद भरी गुलाबी होठों ने, तेरी मद भरी गुलाबी होठों ने छीन लिया जीना मेरा, तेरी मद भरी गुलाबी होठों ने छीन लिया जीना मेरा, मैं जीऊं तो किस बहाने अगर तू साथ ना हो। ओहो, क्या ये 11वीं क्लास में है ना। ठीक है। फिर मैं चला गया बाहर पढ़ने। तो एक बात और मैं चाहूंगा, तो ऑब्वियस सी बात है किसी क्रश हुआ होगा तभी आपने किसी के लिए अब लिखा चलो होगा। उस तो तो कुछ जिंदगी में इंसान तो इंसान से प्यार करेगा ही करेगा। अब क्यों उनके चक्कर में जाना, किसी के बारे में कुछ बातें करनी। तो पसंद जुड़ा था वहां पे, मतलब तो हो बच्चे हो गई ना। ठीक है ठीक है ठीक। तो हाँ, मैं इतना बोल सकता हूँ कि मैं इतना फेमस जरूर था अपने स्कूल अपने कॉलेज के बच्चों में कि लोगों की चिट्ठियां मैं लिखा करता था। हाँ, यार लिख दे मेरा, यार लिख दे मेरा, यार लिख पहले दे चैट मेरा, जीपीटी नहीं होता था। यार लिख मैं दे यार। बताना चाहूंगा कि देख लो तो कर्नल साहब की बैकग्राउंड की कितने मतलब आशिक मिजाज में रहे हैं। नहीं नहीं, रहेगा क्या मतलब ही है। अभी भी है। रहेगा क्या मतलब अभी भी। ठीक है ठीक है ठीक है। दूसरा, जब टफ टाइम से जब गुजर रहा था ना, चले गए थे बाहर कर रहे थे एमबीबीएस, तो बड़ा पहले तो था कि यार डॉक्टर बन जाओ कैसे भी करके तो सब कुछ ठीक हो जाता है। जब जब एंट्री करते हो एमबीबीएस के लिए तो बहुत टफ होता है, पढ़ाई बहुत मुश्किल है, टाइम। एमबीबीएस कहाँ से? तो स्टार्टिंग में ऐसा फील होता ओडिशा है, से, छोड़ हाँ, दे, ओडिशा नहीं स्टेट हो मेडिकल पाएगा। था। जी। तो फिर एक शेर तब मैंने लिखी थी, बहुत बढ़िया शेर, आज भी मुझे याद है कि सबे गम काट के सोचा था कि सवेरा होगा। सबे गम मतलब गम की रात, तकलीफ की रात, सवेरा होगा मतलब अच्छा होगा। सबे गम काट के सोचा था कि सवेरा होगा, ये ना सोचा था कि दिन में भी अंधेरा होगा। हाँ, क्या बात है। है ना। तो ऐसे फिर क्या हुआ कि रोटी कपड़ा मकान में फंस गए इतने बुरी तरह से ना कि एक आध लिखते रहे कभी कभार कभी कभार। अब जाके मेंटली फ्री हो गया हूँ, बेरोजगार बैठा हूँ, काम लोग कर रहे हैं, ऑटो मोड में चल रहा है। 150 लोगों को मैनेज करते हुए ये बेरोजगार बैठे हुए हैं, ये मतलब अभी भी पोटेंशियल है। हाँ? और कर सकता हूँ काम इतना, अभी भी और काम कर सकते हैं, मतलब वो नहीं कह रहा हूँ, 10 घंटा मतलब करता हूँ। 150 लोगों को मैनेज 150-200 लोगों को, स्टाफ को हैंडल कर रहे, हॉस्पिटल चला रहे। हाँ, रियल एस्टेट। हाँ, अब हम हॉस्पिटल के बारे में, जो अभी आप यहाँ पे सेवा दे रहे हैं, तो उसके आपको बारे पता ही होगा कि 5 साल पहले मैं एक छोटा हॉस्पिटल खोल रखा था जहाँ मैं बस चैरिटी के तौर पे बैठता था ओके। कि कोई पैसा दे तो दे, ना दे तो ना दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 घंटा सुबह शाम। बट फिर धीरे धीरे लोगों का कहने लगा कि नहीं डॉक्टर साहब कुछ बड़ा बनाओ, आप अकेले करते रहते हो। तभी डीवी हॉस्पिटल, एक दया एंड विशाल डीवी हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल की, बट मैंने एक जिंदगी में वसूल शुरू से बना रखा है कि अगर आपको शनि दुरुस्त करना है, देखो मैं चूंकि एस्ट्रोलॉजी भी जानता हूँ, हाँ, हाथ में हाँ, वो जी, अगर आपका शनि खराब हो, कितना भी खराब हो और अच्छा हो तो बड़ी बात है। जिंदगी में एक बात गांठ बांध लो कि पेशेंट की मदद करनी है। ओके। जब से मैं फौज छोड़ा हूं 2019 से आज तक, जो भी आदमी जिसकी तनख्वाह 15,000 से कम है, ना मैं फीस लेता हूं ना मैं दवा के पैसे लेता हूं। क्या बात है। कितने साल हो गए? 6 साल हो गए लगभग। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये मेरे दिमाग में है, सिर्फ मैं मतलब सिर्फ मैं मतलब मेरा हॉस्पिटल से मतलब नहीं है। अगर मेरे ओपीडी के टाइम में कोई आ गया, ठीक है ठीक है, जब मैं बैठता हूँ सुबह 10 से 3, ठीक है, तो सख्त हिदायत है रिसेप्शन पे कि पैसा नहीं लेना है। पहले मरीज दिखाएगा, मैं कहूंगा इससे लेना है तो लो, इससे नहीं लेना तो मत लो। इतनी बड़ी आप हेल्प करें तो सनी तो ऑलरेडी आपसे सही रहे। इसीलिए चूंकि मुझे रियल एस्टेट का भी काम करना है तो मैं इसमें लगा रहता हूँ। अब आ जाते हैं रियल एस्टेट जब आपने बोली थी यार, तो रियल एस्टेट पे इसमें कैसे क्या काम कर रहे हैं, और इसमें भी मतलब काफी हर चीज तो छोटा छोटा बता रहे हैं लेकिन है सब बहुत ही बड़ा है। नहीं, तो थोड़ा सा इसमें रियल एस्टेट का क्या है बेटा कि जब मैं फौज में था ना, तब से छोटा मोटा थे, हम हैं बिहार के, लालू के टाइम में प्लॉट खरीदते थे। तब क्या होता था कि लोग भाग भाग के बिहार से जा रहे थे बाहर, तो उस समय प्लॉट सस्ते होते थे 2004 में, 3 में, 5 में। फिर 5 के बाद 6 के शायद नीतीश कुमार आ गए थे। ठीक है। तो हमने जहां जहां पटना के सराउंडिंग में इन्वेस्टमेंट किया था, अरे यार 10 टाइम्स ग्रोथ हो गया 5 साल के अंदर में। 1 लाख लगाया 10 लाख पाया। तो मैंने सोचा कि यार इससे तो बढ़िया धंधा ही नहीं है कोई।
ठीक है। फौज की नौकरी करता था, पूरे दिन जूता परेड करके 30,000 मिलता था, 35,000। ठीक है। ठीक है, बहुत बड़ी रकम तब भी थी, लेकिन इधर तो लाख रुपए जेब में पता ही नहीं चलता कैसे आ गया। आपको कुछ करना नहीं है, तो मैंने फिर अपनी कुंडली खुद की देखनी शुरू करी। अच्छा, एस्ट्रोलॉजर भी है, उसके बारे में थोड़ा बाद में बताएंगे, पहले ही बता लीजिए। फिर मैंने देखा कि यार मेरे को ना रियल एस्टेट में जाना चाहिए। ठीक है। तो बीच में एक पंगा और ले लिया था रिटायरमेंट के टाइम में, जो पैसे मिले थे रिटायरमेंट के, उसमें 20 लाख रुपए मैंने लगा दिए थे, रेस्टोरेंट खोल दिया था। अच्छा, वो भी किया, तो 2-3 रेस्टोरेंट खोल दिया इकट्ठे। ओके। वो किस चल भी तरह रहे था? थे, एक तो वन बाइट के नाम से था, चाइनीज मोंक के नाम से था, वही सीसी लांड्रा के गेट पे, कॉलेज के गेट पे, ठीक है। और एक उधर लांड्रा खरड़ रोड पे, ठीक है। सिटी आर्ट में। ठीक है। वो उसके बाद 6 महीने के बाद ही कोविड आ गया। ओ, सारा सेट हो गया। आई थिंक तुम यकीन ही नहीं मानोगे कि मेरे पास कुल पूंजी ही थी रिटायरमेंट के बाद 55 लाख। ठीक है। उसमें से 20 लाख तो उड़ गए ऐसे ही हवा में। ठीक है। मतलब उड़ गए, मतलब उड़ गए। हाँ। अब एक फौजी जो मेहनत करके इतना पैसा इकट्ठा किया बेचारा, उड़ गई। बट मैं कभी हारता नहीं हूँ, मैंने फिर उसी बचे हुए पैसे से रियल एस्टेट में घुस गया। फौजी तो आपको सिखाता है कभी हार नहीं मानना, वही चीज कह रही हूँ मैं। हारता नहीं, जज्बात पूरा बड़ा हुआ। हर इंसान के अगर अंदर हो तो कभी भी आगे ही बढ़ेगा वो। वापिस से सारे पैसे लगा दिए मैंने रियल एस्टेट में बचे हुए, जबकि मेरे बच्चे छोटे थे उस समय। 8th में बेटा था, 9th में बेटी थी, सबको किसी को पढ़ाना लिखाना, सब पहाड़ जैसी जिंदगी पड़ी थी। अगर वो भी डूबता तो खत्म हो जाते। तो बट ये है कि वो आपने कोई कंपनी बना के लगाया कि ऐसे प्लॉट ले लेके आपने छोड़? नहीं, कहाँ, पहले की बात करो या अभी की बात अभी करो? जो नहीं, कोविड के बाद मैं तो जब पैसे लगाया तो मैंने अपनी कंपनी खोली, D17 डेवलपर्स। ठीक है। शुरू में तो हमने 5 साल काम किया पार्टनरशिप में, JD कंस्ट्रक्शन के नाम से। ठीक है। जग्गी एंड दया, JD, जिसमें तुमको D दिखाई देगा ना, उसका मतलब दया। दया कौन? मेरा नाम, दया नाथ झा मेरा नाम है ना, ठीक है ना, दया। तो D7 पहले JD खोला, 5 साल में काम किया, फिर हमने अपना काम अलग किया। तो अब मेरी कंपनी है जो सिर्फ मेरी है। वो किस नाम से? दया D17 मेरा डेट ऑफ बर्थ है, ओके, इसलिए D17 डेवलपर्स। ठीक है। ओके। तो वो कंपनी है। नहीं, 8 हो गए, 8 हो गए। 8 शनि का नंबर हो गया ना बेटा, तो ऐसे भी शनि ठीक है, वैसे भी मरीजों का काम करता हूँ, वैसे भी शनि ठीक रहेगा। तो D17 17 इन्फिनिटी का भी आता है, तो उसकी ग्रोथ अनलिमिटेड ग्रोथ है। नहीं, ग्रोथ देखो, 8 नंबर का बंदा 2 ही तरह का मिलेगा तेरे को, या तो जमीन पे गिरा हुआ या आसमान में उठा हुआ। मीडियोकर बहुत कम मिलते हैं 8 नंबर में। अच्छा, वो दवा कंपनी भी आपकी ये? हाँ, एक्सियन हेल्थ केयर दवा कंपनी है, 9 स्टेट में है। तो मैं यहाँ पे रोकना चाहूंगी, हाँ। आप किस फील्ड में नहीं है? मैं अभी तक रेस्टोरेंट में सीखी, एस्ट्रोलॉजर, एंड देन फिर रियल एस्टेट, मेडिकल, फार्मा, एंड देन आर्मी। तो मतलब कि वो स्टार्टिंग से कोई बाकी हो तो? कुछ बाकी हो तो? नहीं, बहुत काम बाकी है यार दुनिया में। ये तुम्हारा वाला काम बाकी है, ये तुम्हारा वाला काम तो बाकी है, पॉडकास्ट का काम बाकी है, ये भी कर लेंगे। ये तो हो गया आज और भी मैंने आपको बोल दिया कि अपने गाने गुने में आपको जल्दी लेने वाले। नहीं, इसके बाद मैंने एक फिल्म भी बनाई है कमल खान नहीं, सिंगर। अच्छा, उसके साथ, सिंगर पंजाब के। हाँ, उसके साथ मैंने पैसे लगा के फिल्म भी बनाई है एक। ठीक है। अब थोड़ा सा वो दवा कंपनी के बारे में थोड़ा बता दीजिए। जो सियोन हेल्थ केयर है ना, वो बेसिकली तो मेरे जो साहबजादे हैं उत्कर्ष झा, वो देखते हैं। यंग चैप, जब 19 साल का था वो, तभी उसको मैंने उस कंपनी का डायरेक्टर बना दिया था सीधा। ठीक है। लोग कहते हैं ना कि पहले बच्चों को छोटा में घुसाओ, पहले लोअर लेवल पे डालो, फिर खुद ग्रोथ करे। मैंने उल्टा, मैं कहा नहीं, डायरेक्ट सीधा बनाओ मालिक, तो वो खुद अपने आप समझ जाएगा कि क्या करना है, कितना लोड लेना है। ठीक है। तो अब पिछले 4 साल से वही है डायरेक्टर, एक मैं भी हूँ, बट मैं जस्ट ऐसे ही हूँ। तो वो आपका लुक आफ्टर वही करते हैं, 9 स्टेट में है। प्रोप्राइटरशिप LLP है, प्राइवेट लिमिटेड है, और उसमें 2 डायरेक्टर हैं, मैं और मेरा बेटा उत्कर्ष झा। फिर मैंने उत्कर्ष को बोला कि उत्कर्ष ग्रेजुएशन में कर रहा था। ठीक है। तो फिर मैंने उसको बोला कि मैंने 12वीं जस्ट पास किया था, वो इज अ वेरी गुड स्पोर्ट्समैन ऑल्सो। तो उसमें खेलता था पंजाब से। उसमें जो इन्वेस्टमेंट है वो आप ही दोनों की, कोई और भी? नो, सिर्फ हमारी 100%। और करना चाहे तो हाँ, ऑप्शन है, आ सकते हैं, बट अभी फिलहाल तो
100% शेयर हमारे ही पास है। ठीक है, मैं, मेरे वाइफ, मेरे बेटे के पास। ठीक है, मेरी बेटी है एक, वो MBBS अभी खत्म की है, ओके। अनुषी, अभी तैयारी कर रही है PG की। मैरिड है कि हाँ, नहीं? नहीं, अनमैरिड है। तो अभी तो छोटे हैं बच्चे। तो अभी बेटा जो है ना वो संभाल रखा है फार्मा। ठीक है, इवन रियल एस्टेट में कभी कभी मदद कर देता है मेरा वो। जैसे कुछ काम मुझे नहीं आता है, मैं बड़ा बेवकूफ़ हूँ इस मामले में, ऑनलाइन मामले में मुझे करना ही नहीं आता। और ना मुझे सीखने का शौक है, ना कंप्यूटर, ना ये, मुझे शौक ही नहीं है। इसको छोड़ दीजिएगा, ये मत सीखिए। हाँ, मुझे शौक ही नहीं है। तो मैं डायरी आ गया है। आज भी डायरी लिखता हूँ, वो सबसे डायरी बढ़िया। लिखता हूँ। और मेरे को भरोसा नहीं इन चीज़ों पे। मैं आज तक जिंदगी, क्योंकि उसके पीछे भी कारण है। मैं बताया ना मुझे भूलने की बीमारी है, तो मैं ठीक। पासवर्ड भूल जाता हूँ, ओके, नंबर का क्योंकि नंबर सेंस खत्म है, ठीक है, तो मुझे पासवर्ड याद नहीं रहता है। ठीक है। तो मैंने कहा क्यों दिमाग खराब करना, काम ही नहीं करना, कुछ काम तो छोड़ दो दूसरे के लिए। एक हमारे मतलब कि यंगस्टर जो यूथ है आज के लिए बहुत शॉर्ट लाइफ जी रहे हैं, रील्स देख के ये सब वगैरह शॉर्ट लाइफ जी रहे हैं। जैसे कि किसी को देखा कि ये बंदा BMW पे जा रहा है, तो आज ही उसको आज मेरे 5 दिन में मेरे पास आ जाए, 5 दिन में बंगला आ जाए, गाड़ी आ जाए, आईफोन आ जाए। और इस चक्कर में बहुत ही शॉर्ट लाइफ मतलब वो ना जीना शुरू कर देते हैं। जैसे रोबरी अब बढ़ गई है, स्नेचिंग बढ़ गई है, बंदे नशे में भी उतर जाते हैं जब नहीं पूरा गलत होता है काम तो करते हैं। गलत काम में जाते हैं, मेंटली डिस्टर्ब बहुत चल रहे हैं। तो उनके लिए कुछ एक बड़ा अच्छा सा मैसेज आप दीजिए, क्योंकि आपने बहुत सारे लाइफ में अचीव किए बड़े अच्छे से। एक अच्छा मैसेज दीजिए कि लाइफ में आगे बढ़ने के लिए यंगस्टर जो 18-20 साल के जो युवा है उनको एक अच्छा सा मैसेज दीजिए, उनको काफी मोटिवेशन मिले आपके इस स्पीच से। एक शेर है, सुनाता हूँ उसको उसी पे। एक तो याद रखना, फौज में एक बड़ी अच्छी चीज सिखाई जाती है कि पसीना बहाओ। फील्ड कोई भी हो। अगर खून नहीं बहाना चाहते हो तो पसीना बहाओ। ठीक है, मगर आप नहीं चाहते हो कि आपको गोली लगे, तो आप फिजिकली फिट रहो, भाग दौड़ करो। तो अगर पसीना बहाओगे तो खून नहीं बहेगा। ठीक है। ये बहुत छोटी बात, मतलब बहुत बड़ी बात है ये। हाँ, बहुत गंभीर बात है ये। अगर आप मैं- पड़े रहोगे तो कोई मार देगा नहीं, आपको। बड़ा मैं इस सेंस में ले रहा हूँ कि पसीना बहाओ। आप लाइफ में जिस फील्ड में तरक्की करना उसी चाहते पे हो आ रहा पसीना हूँ, बहाओ। उसी पे आ रहा हूँ कि देयर इज नो शॉर्टकट। There is no shortcut. कोई शॉर्टकट नहीं है लाइफ में। ये जो लोग करते हैं ना, ये कुछ नहीं कर पाते हैं, बाद में सब निकल जाता है। बेटा, अगर तुम एक चीज समझो, ये बच्चों के लिए है, जो जितना बड़ा एग्जाम देता है वो उतना बड़ा ऑफिसर बनता है। क्या बात। फिर तुम कैसे मान जाते हो कि तुम बिना लड़े तुम जीत जाओगे? बहुत बढ़िया, कैसे मान जाते हो? बहुत बढ़िया, और क्यों मानते हो? बहुत बढ़िया। एक शेर लिखी थी मैंने कि अब आ ही गए हैं जिंदगी में, अब आ ही गए हैं तो लड़ लेने दे मुझे। जिंदगी में तो लड़ना है ना भाई, हाँ। रोज रोज। अब आ ही गए हैं तो लड़ लेने दे मुझे, यूं रुखसत हो जाऊं ये गंवारा नहीं मुझे। कि ऐसे मर के चले जाएंगे, कौन आया कौन गया, ये नहीं करना। सिर्फ एक वर्ड इसमें मेरे को जो सबसे अच्छा लगा ना, अब आ ही गए हैं तो लड़ने दे मुझे। ये आपको मैं बता रहा हूँ, हार्डली 2 से 3 महीने में आपको ना एक रॉक गाना बनाऊंगा इस लाइन पे। ये मुझे बहुत बढ़िया मतलब वर्ड लगा ये कहो ही नहीं सकता। अगर सब कुछ इतना आसान होता तो तुम्हारे जैसे और लोग यहाँ बैठे होते यार, और होते। जिसने हमसे भी ज्यादा मेहनत करी है ना, वो बड़ा बिजनेसमैन बना हुआ है, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बना हर हुआ किसी से है। एक बंदा तो बड़ा है ही। आप सोचो, आज के सिनारियो में अगर देखते हो तो राष्ट्रपति जी से ज्यादा सेक्रीफाइस किसने किया अपनी जिंदगी में, कष्ट किसने देखे? जो आज राष्ट्रपति है, अच्छा, मैडम राष्ट्रपति हाँ, हाँ। उनसे ज्यादा कभी उनकी हिस्ट्री पढ़ना, उनकी जीवनी पढ़ना, मुझे नहीं लगता है। जो दिन उन्होंने देखा है ना, वैसे लोग तो जमीन से उठ ही नहीं सकते हैं उतने कष्ट देखने के बाद। सेटिस्फिक्शन लाइफ में कितना जरूरी है? देखो, इसके 2 मायने हैं। अगर रियल संत बनना है तो जितना जल्दी सेटिस्फाई हो जाओ उससे बढ़िया कोई नहीं है। ठीक है, बट कंफ्यूज ना हो, दो राहे पर नहीं खड़ा होना। अगर आपको लगना है, देखो संतुष्टि को तुम कहाँ डिफाइन करते हो, पर ये तय करो। अगर तुम ये चाहते हो कि संतुष्टि मतलब फाइनेंस से, पैसे से है, तो वो संतुष्टि नहीं है। ठीक है, तो हर गरीब इंसान संतुष्ट हो, ऐसा नहीं होता। अगर पैसे से हो तो हर अमीर आदमी संतुष्ट हो जाए, ये भी नहीं हो सकता। ठीक। आपको डिसाइड करना है कि व्हाट यू वांट। ये
गलतफहमी है कि बहुत काम करके आदमी 90 के 99 के दौड़ में होता है, ऐसा नहीं होता है। हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है जितना मर्जी हो काम करो। जैसे आज भी 10 साल पेंशन आके कौन फौजी काम करता है, ना के बराबर सोचते ठीक है यार चल रहा है जिंदगी, 2 लाख की पेंशन आ रही है, करना क्या है, ठीक है, खर्चा ही नहीं होगा। 2 लाख की पेंशन बहुत होती है रकम जी, ठीक है। बट नहीं, मुझे है कि नहीं जब मैं मरूं तो 500 स्टाफ मेरे खड़े हों कि अब साहब दुनिया में नहीं है। क्या बात, ऐसे आप 100 करोड़ कमा लोगे, आपका बेटा ही खड़ा रहेगा और कोई नहीं खड़ा होगा। 2-4 पड़ोसी ये बहुत किस्मत वाले हो तो 2-4 पड़ोसी खड़े हो जाएंगे। बहुत बढ़िया बात, बढ़िया। तो मेरा एक अरमान था अंदर से कि मैं 500 स्टाफ मेरे पास हो जाए और 500 करोड़ रुपया कमा लूं। मेरी जिंदगी का यही दोनों मेरे को किक मार रहा है। ये तो हो ही गया है, आप नहीं मैं किक मार रहा है, मैं बता रहा हूँ, मैं किक मारता है मेरे को ये 2 चीज जो मुझे सोने नहीं देता। और मैं 10 घंटा नॉन स्टॉप काम करता हूँ आज भी, नो संडे नो मंडे, 10 घंटा मतलब 10 घंटा। अच्छा ये एक बात हाँ। बताओ, इतने में सारा कवरिंग काम कर सकते हैं? नहीं, इनके पॉसिबल है? नहीं, इतने सारे जिंदगी के पन्ने हैं जो अब मुझे लगता है आज मुश्किल से एक आधी खुला है। और मैंने क्या बोला, अभी भी बेरोजगार हूँ मैं। दूसरे एपिसोड में जल्दी आपसे मिलेंगे, ये आप प्रॉमिस कर रहे हैं? जब बनी मैं तो बोला तभी बेला आदमी हूँ, जब बुला लो आ जाएंगे। तो डॉक्टर साहब से फिर जल्दी जिंदगी में इतना कामयाब होना है कि इतने लाइफ में इतने चीजें अचीव करने के बाद भी आदमी बोले कि मैं बेला हूँ। अगर आप लाइफ में इतने कुछ अचीव कर चुके हैं और अभी भी आप आगे करना चाहते हैं, इतने सब के बावजूद आप अपने आप को इतना काम, इतना वो क्या बोलते हैं, कूल एंड क्या वो जमीन से जुड़े हुए, इतना मतलब कैसे आप डाउन टू अर्थ है। तो हम गरीबी से उठे हुए लोग हैं, पहली बात। दूसरी बात, आपने पूछा था डॉक्टर साहब फिट जैसे थे पहले, अभी भी उसी लग रहे हो, ज्यादा यंग लग रहे हो। ज्यादा यंग लग जी। वजह यही है कि हमेशा खुश रहता हूँ। ऐसा नहीं कि लोड नहीं है, लोड किसको नहीं होगा यार, जहाँ करोड़ों का लेन देने वाला लोड किसको नहीं होगा, बट ये है कि खुश रहना बहुत जरूरी है। खुश रहो, वही देखो आपको मैं बताता हूँ मृत्युंजय, वही काम करो जिसमें तेरा मन लग रहा हो, जो तुम्हारी हॉबी हो। थकावट आ ही नहीं सकती है कि जिस चीज में तुम्हारी हॉबी, जैसे मेरा हॉबी है रियल एस्टेट, मेरा हॉबी है वो, मजा आता है करके। मुझे जब शुरू किया तो मेरे घर में मेरे फादर कहने वाले थे कि तू क्या डॉक्टर होके ईंट बजरी सीमेंट में घुस गया। मुझे बोल रहे थे वो, मुझे क्योंकि उनको लगता है कि डॉक्टर कहीं ईंट बजरी सीमेंट करता है। मुझे मजा आता था यार, ठीक है, मुझे वो किक देता था वो, पहली बात। दूसरी बात, मैं देखता था लोगों को, मजदूर को काम करते हुए धूप में, तो वो जो पसीना है ना, वो तुमको इंस्पायर करता है कि जब 40 डिग्री टेम्परेचर में बच्चे काम कर रहे हैं तो तू कैसे नहीं कर सकता यार। क्या बात, मजदूर से इंस्पायर हो लो। बहुत सारी स्टोरी है आपकी जो अभी नहीं खत्म हो सकता। बिल्कुल नहीं खत्म, एक एपिसोड में तुम बिल्कुल कवर नहीं, जल्दी मिलेंगे, भगवान न करे, होना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं। कर्नल साहब से हम हर महीने एक बार तो करेंगे। कर्नल साहब, नेक्स्ट एपिसोड में हम आपसे फिर मिलेंगे। इस एपिसोड के थ्रू हम आपसे बहुत चीजें सीखे, बहुत सारे चीजें जाने, नए नए चीजें। और दूसरी बात है कि हम अपने जो ऑडियंस है उनको भी, आई होप कि मैं इस पॉडकास्ट के थ्रू, आपके थ्रू बहुत सारा नॉलेज दे पाई हूँ, मोटिवेट भी कर पाई हूँ। तो जल्दी ही मिलेंगे आपके साथ एक न्यू एपिसोड में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। धन्यवाद, थैंक यू।